आज हम लोग विसर्ग संधि की ये दूसरी वीडियो है। ऐसे तो ये सीरीज की 9वीं वीडियो है संधि की। इसमें हम लोग नियम 3 से 5 विसर्ग संधि का समझेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। आइए नियम 3 को हम लोग ध्यान देते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि विसर्ग से पहले स्वर हो, लेकिन शर्त है अ और आ नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो। ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके और बचे हुए जो स्वर हैं वो हों और विसर्ग के ठीक बाद कोई दूसरा स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ का मतलब य, र, ल, व और उस वर्ण का एक वर्ण है, कौन सा? ह। अगर होता है तो विसर्ग की जगह पर क्या हो जाता है? र हो जाता है ना। आइए जो लिखे हैं उसको देख लें एक बार। यदि विसर्ग से पहले अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर हो और विसर्ग के बाद, ध्यान दीजिए, पहले यहां पर बोल रहा है, पहले आ को छोड़कर कोई अतिरिक्त स्वर और विसर्ग के बाद कोई दूसरा स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण या अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ जानते हैं, या र या हो, तो क्या होता है? विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, क्लियर? आइए इसको अब हम लोग ये इसके द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा, तब जो है और जो है बात क्लियर हो जाएगी। आइए, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है निरर्थक। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि वर्तनी लिखते हैं, तो आइए इसका भी वर्तनी हम लोग लिख लेते हैं। न, ई, र, अ स्वर, फिर र, इसमें कोई स्वर नहीं, थ, अ स्वर, क, अ स्वर। अब हम लोग ध्यान दें कि कहां पर विकार है। तो ध्यान दीजिए, बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि दो स्वर या पहली तरफ अ आ को छोड़ करके कोई स्वर, दो स्वर में भी पहली तरफ अ आ को छोड़ करके होगा और बाद वाला उसके बाद र होगा और उस बाद वाला वर्ण जो है कोई अन्य स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ या हो। ठीक है ना। तो ये देखिए यहां पर ये जो है ई है, र है और अ है। ई है, र है और अ है। ये अ नहीं है, ई है और ये र हो गया बीच में और यहां पर ये अन्य स्वर अ हो गया। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर समझ में आई कि अब ये बीच में जो र है, तो इसका मतलब नियमतः क्या हुआ कि ये र नहीं है और विकार यहीं पर है, तो ये र नहीं है, ये विसर्ग है, क्योंकि नियम के अनुसार यही यहां पर बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो अब आइए, अब क्या करते हैं, ये ई को ले लिए, र की जगह पर विसर्ग हो गया और ये अ। अब क्या करते हैं कि इस ई को और विसर्ग को नौ के साथ ले जाके जोड़ देंगे। यहां एरो करके, तीर करके आपको दिखाएं, हम कोशिश किए हैं, और र से पहले अ को जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये 9 जब ई पर लगा, ये 9 के ऊपर जब ई ह्रस्व ई लगा, तो ये जो है क्या हो गया? नी, और विसर्ग लगा नी, और धन र से पहले अ जाकर के जुड़ गया, र से पहले अ जाकर के जुड़ गया, तो ये अ और फिर र के साथ कोई स्वर नहीं है। तो इसका नियम यही कहता है कि जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता है तो अपने बाद वाले जो व्यंजन वर्ण है उसके ऊपर वो जाकर के लग जाता है। ठीक है ना। तो ये थ और ऊपर ये र लग गया, ये र ऊपर लग गया, क और क। तो निधन अर्थक, निरर्थक। ऐसे भी ध्यान दीजिए, अब ये 9 है, 9 में ह्रस्व ई है और इधर ये अस्वर है, अन्य स्वर है। ठीक है ना।
तो ये दोनों के बीच में विसर्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, ये विसर्ग नहीं है, ये र है। यहां पर देखिए, तो ये नी, र, ऊपर र और थ, क, निरर्थक। आइए दूसरे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। ये अपने वर्ग का तृतीय वर्ण का एग्जाम्पल है निर्गुण। निर्गुण, इसके वर्तनी को हम लोग लिख लेते हैं। नौ, ई, र, कोई स्वर नहीं, ग, उ स्वर, अड़, औ स्वर। आइए इसमें कहां पर है, नियम क्या कहता है कि पहली तरफ अ आ को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर, तो ई हो गया ये, और दूसरी तरफ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण बता रहा ना, तो या कोई अन्य स्वर हो या अंतस्थ हो या हो, तो ये अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, क, ख, ग, तीसरा वर्ण है, तो ये ग। तो इसका मतलब क्या हुआ, विसर्ग ही चेंज होकर के र बना था, तो इसका फिर ध्यान दें, तो इसका मतलब यह हो गया कि र यहां पर विसर्ग है, र यहां पर विसर्ग है। तो अब जो है ई को और विसर्ग को हम लोग नौ के साथ जोड़ देंगे और ग को उ से पहले कर दिए। तो यहां पर देखिए, नौ और ई, नी, विसर्ग लग गया निह, धन, ग जाकर उ से पहले जुड़ा, ग, उ, गु, अड़ो, और ये अड़ो को पूरा कर दिया, तो क्या हो गया, निर्गुण। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए आप, ये नौ में ह्रस्व ही है और ये ग जो है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसीलिए ये विसर्ग की जगह पर ये र हुआ है। और चूंकि र के साथ कोई स्वर नहीं है, र होता है बिना स्वर के, तो र के साथ कोई स्वर नहीं है, तो ग के ऊपर लग गया। वैसे ही निर्झर, ये अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, झ। आइए इस एग्जाम्पल्स को देखें, इसकी वर्तनी को लिख लें। नौ, ई, ह्रस्व, उसके बाद र, झ, र के साथ कोई स्वर नहीं है, झ, अ, र और अ, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, च, छ, ज, झ, चवर्ग का चौथा वर्ण है, जैसे एक कवर्ग का तीसरा वर्ण था, ठीक है ना, तो ये चौथा वर्ण है। तो कह तो रहा है कि चौथा वर्ण अगर आए तो चौथा वर्ण है और इधर ह्रस्व ई है, तो बीच में र है, इसका मतलब र कहां से आया, बीच में विसर्ग था, वही र में बदल गया, ठीक है ना। तो ये यहां विकार है, ये ई और ये विसर्ग और ये झ। झ को क्या करेंगे कि अ से पहले लगा देंगे और ई को नौ के साथ, ह्रस्व ई को नौ के साथ और विसर्ग को उसके साथ लगा देंगे, ठीक है ना। तो नौ और ह्रस्व ई नी और विसर्ग निह, झ अ से पहले लगा, इसका मतलब अ उसके उच्चारण में सहायता किया, झ के, झ पूरा हो गया, ठीक है ना, झ पूरा हो गया, र और र पूरा हो गया, निधन झड़, निर्झर। क्लियर। आइए अब हम लोग पवर्ग का तीसरा वर्ण है ना, निर्बल। अब हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं निर्बल, इसकी वर्तनी को लिख ले, ठीक है। नौ, ई, र, ब के साथ अ, ल के साथ अ। अब यहां पर भी देखें आप, ये जो है यहां पर विकार है, ये ह्रस्व ई है और ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, प, फ, ब, तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण है और बीच में र है, उससे पहले ह्रस्व ई है, र से पहले, इसका मतलब ये होता है कि उधर तीसरा वर्ण है और इधर ह्रस्व ई है, तो बीच में विसर्ग था, वही र में बदला है। तो ये क्या हो गया, ये ई और ये विसर्ग र की जगह पर और ये ब। अब देखिए इसको जो है हम लोग नौ के साथ जोड़ दे, ह्रस्व ई को और विसर्ग को, और ब को जो है अ से पहले लगा दे, ठीक है ना। अब इसको लिख के देख लेते हैं, नौ में ह्रस्व ई नी और विसर्ग इसके साथ लगा, नि है ना, और उसके बाद धन, ब जो है अ से पहले लगा, तो ब और अ ब और ल और अ ल, निधन बल, निर्बल। क्लियर। आइए पांचवा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का
बोल रहा है ना कि किसी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण हमने कोशिश किया है कि अलग अलग जो है ना एग्जाम्पल उस तरीके से ले। निर्मल, निर्मल इसके वर्तनी को लिख लिए, नौ ह्रस्व ई, र, मौ के साथ अ है तो अ, और ल और अ। ठीक है, अब भी विकार कहाँ है, ये ह्रस्व ई है और ये अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ के कोई जो है क्या स्वर, किसको, अ आ को छोड़कर, और दूसरे खंड का जो पहला वर्ण है वो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो इसका मतलब विसर्ग क्या है, विसर्ग जो है र हो गया है। ठीक है ना, या यूं कहें कि विसर्ग ही र में बदल गया, उसको जो उल्टा सीधा दोनों तरफ से करके देख लीजिए। तो ये रहा विकार। तो ये देखिए यहां पर ह्रस्व ई और र की जगह विसर्ग और म तो है ही है। आइए इसको ह्रस्व ई को और विसर्ग को हम लोग नौ के साथ जोड़ते हैं। तो नौ में ह्रस्व ई, ने, विसर्ग, ने और म अ से पहले, तो म और अ, म, ल और अ, ल, मल, है ना, नेह धन मल। ठीक है, आइए एक जो है अंतस्थ वर्ण का एग्जाम्पल हमने लेने का कोशिश किया है। निर्विकार, निर्विकार, है ना, इसकी वर्तनी को लिख लेते हैं। नौ ह्रस्व ई, र, है ना, र है ना, र और व, उसके बाद ह्रस्व ई, वी, क और आ, र और अ, निर्विकार। अब इसमें कहां पर है, क्या नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व, या उस वर्ण का एक वर्ण हो, इनमें से कोई एक है तो विसर्ग जो है र में परिवर्तित होता है, बदलता है। तो ये है आपका ह्रस्व ई और ये है अंतस्थ वर्ण व। ठीक है, तो एक तरफ ह्रस्व ई हो गया पहली तरफ और दूसरी तरफ अंतस्थ वर्ण व हो गया, तो विसर्ग क्या हो गया, वो र में बदल गया, इसलिए ये र है। ठीक है ना। अब आइए इसको समझने के लिए इसको अलग कर लिया है हमने, ऐसे ही सबको करके दिखाया है। अब ई को, ह्रस्व ई को और विसर्ग को नौ से जोड़ देंगे, नौ में ले जाके जोड़ेंगे और व को ई से पहले जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो नौ में जब ह्रस्व ई लगा तो नि और उसके बाद विसर्ग नि और उसके बाद धन, वो जो है ह्रस्व ई से पहले जुड़ा है ना, तो ह्रस्व ई उसमें मिल करके उसको पूरा किया, उच्चारण दिया, तो क्या हो गया वी, क और क में आ उच्चारण दे रहा है, का, र और अ विकार, निधन विकार, निर्विकार। यहां पर भी देखिए ये ह्रस्व ई और ये व है ना, तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये जो विसर्ग है यही जो है ये निर्विकार जो है हुआ है, ये रो जो है हुआ है, ये जो ऊपर रो है तभी जो है उसी के कारण हुआ है। वो तो लिखने का तरीका है ना, कि अगर आधा रो है उसके साथ कोई स्वर नहीं है जिसको हम लोग आधा बोलते हैं आम बोलचाल में, तो वो अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है ना, तो ये हुआ निर्विकार। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले नियम को, चौथे नियम को समझते हैं। चौथा नियम यह कहता है कि यदि विसर्ग के बाद अर्थात दूसरे खंड का जो पहला वर्ण है वो कोई सकार है, कोई सकार का मतलब तालव्य स हो, मूर्धन्य स हो या दंत स हो, इनमें से कोई भी हो, है ना। तो यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो
तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद कोई अगर सकार है अर्थात दूसरे खंड का पहला वर्ण कोई स है, चाहे वो तालव्य हो, चाहे मूर्धन्य हो, चाहे दंत्य हो, तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। ठीक है, या वही सकार हो जाता है, अर्थात या तो विसर्ग रखेंगे और या तो तालव्य स का तालव्य स रखेंगे, या मूर्धन्य स का मूर्धन्य स ही रखेंगे, या दंत स का दंत स ही रखेंगे। आइए जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। आइए, पहला एग्जाम्पल है निःशब्द। इसकी वर्तनी को जैसा हर बार लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। चलिए, न ह्रस्व ई, स कोई स्वर नहीं, स तालव्य स, उसके बाद अस्वर तालव्य स में है, ब कोई स्वर नहीं, और द के बाद द में अ स्वर है वो, है ना। तो अब यहां पर हम लोग ध्यान दें कि विकार कहां पर है। तो विकार कहां पर, यहां पर देखिए, ये तालव्य स 2 बार आ गया है ना, इसकी पुनरावृत्ति हो गई है। तो इसका मतलब कि ये पहला वाला जो स है ये क्या है, विसर्ग है। ठीक है ना, यही जो है विसर्ग है, और दूसरा वाला स तो तालव्य स है ही है। ठीक है ना, तो ये विसर्ग और ये ये आपका जो है तालव्य स। अब क्या करेंगे हम लोग कि विसर्ग को हम लोग ह्रस्व ई के बाद ले जाकर के जोड़ देंगे। आइए लिखते हैं, तब और क्लियर होता है। नौ के पर ह्रस्व ई, और ये जो विसर्ग है ये जो स के बदले में है, विसर्ग ही स में बदला है। नियम यही ना कहता है कि विसर्ग के बाद अगर कोई सकार है तो या तो विसर्ग में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, और या तो परिवर्तन हम करते हैं तो जो स है, चाहे वो तालव्य हो, मूर्धन्य हो या दंत हो, तो वही स रह जाएगा। ठीक, क्लियर, स्पष्ट। तो ये विसर्ग जो है इसके बाद लग गया तो नहीं, और इस स का जो है इसी के बदले विसर्ग है, इसलिए इसका ये खत्म हो गया, ये या यूं कहें कि लोप हो गया। ठीक है ना, जो भी आप संज्ञा दे। और ये इसके बाद ये तालव्य स को अ से पहले जोड़ देते हैं, तो अ से पहले तालव्य स को ले जाएंगे तो स को पूरा कर देगा, उच्चारण दे देगा। तो स, और इसके बाद जो है ब में कोई स्वर नहीं है, तो ब स्वर विहीन ब, द और अ, द, है ना। क्या हो गया, निःशब्द, निःशब्द हो गया। ठीक है, ये स आ गया, और ये नियमतः जो कह रहा कि नहीं बदलाव होगा, विसर्ग रहेगा ही, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों ही एक ही बात है, सही है। ठीक है ना। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वहिष्ठ। हाँ, वहिष्ठ, इसका लिख लेते हैं हम लोग वर्तनी। व, अ, ह ह्रस्व ई, मूर्धन्य स कोई स्वर नहीं, मूर्धन्य स, फिर अस्वर और ट। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो यहां पर 2 बार मूर्धन्य स आ गया है, इसका मतलब है कि पहला वाला मूर्धन्य स क्या है, विसर्ग है। विसर्ग ही जो है मूर्धन्य स में बदला है। क्यों बदला है कि जो अंतिम शब्द है, अंतिम खंड है, बाद वाला खंड है, दूसरा खंड, उसका पहला वर्ण जो है मूर्धन्य स है। तो मूर्धन्य स है तो या तो विसर्ग को रहने दीजिए, और या तो क्या कीजिए, मूर्धन्य स में बदल दीजिए। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग फिर लिखते हैं, व, अ, ह और ह। ये यहां पर दिखा दिया हम इसको ले जाके यहां जोड़ दीजिए ह के साथ विसर्ग को। ये ई के बाद, ह्रस्व ई के बाद विसर्ग को आपको जोड़ना है। ठीक है ना।
ये ह्रस्व ई के बाद जुड़ेगा, ह्रस्व ई के बाद इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया वही, और ये हो गया, ये 100 जो है हट गया क्योंकि उसके बदला विसर्ग हो गया, और फिर 100 और 100 ट वहिष्ठ। आइए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग दंत से कर लेते हैं। ये हम लोग तालव्य का देख लिए, मूर्धन्य का देख लिए, और दंत का देख लेते हैं। निस्संदेह हमने एग्जाम्पल लिया है, निस्संदेह। इसको हम लोग अंडरलाइन अगर कर दें तो ये समझने में ठीक रहेगा, है ना। निस्संदेह। अब इसके हम लोग लिख लेते हैं वर्तनी को, नौ ह्रस्व ई और दंत स, कोई स्वर नहीं, फिर दंत स अस्वर, नौ कोई स्वर नहीं, दो ए स्वर, और ह के साथ अ स्वर, निस्संदेह। अब देखिए कहां पर इसमें जो है विकार है, तो ये 2 बार जो है दंत स आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला वाला दंत स क्या है, विसर्ग है, वही स में बदला है। नियमतः क्या होता है, विसर्ग के बाद कोई भी स आता है तो या तो विसर्ग नहीं बदलेगा, और या तो जो स रहेगा उसी स में वो बदलेगा। ठीक है ना, तो ये विसर्ग को हम लोग ई के बाद लगा दे और स को अ से पहले, इसको हम लोग लिखते हैं नौ ह्रस्व ई नि, विसर्ग निह नन, स जो है अ से पहले स को पूरा किया, उसको उच्चारण दिया, नौ में कोई स्वर नहीं, दो में ए स्वर दे, और ह में अ स्वर है ना। निधन संदेह, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, निसंदेह और ऐसे भी, दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आपका नियम नंबर 4, आप लोगों ने देखा, समझा। अब नियम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नियम 5 को देखते हैं, बहुत आसान है। यदि विसर्ग के बाद रो आए, विसर्ग के बाद रो आए, है ना, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग छिप जाता है, और उसके साथ क्या होता है, और विसर्ग के पूर्व जो ह्रस्व स्वर है, जो कोई भी ह्रस्व स्वर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, स्वर ही रहेगा, अ को छोड़ करके कोई भी अन्य कोई भी स्वर रहता है, यही होता है, यही नियम है ना। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, विसर्ग के पूर्व का ह्रस्व स्वर ह्रस्व दीर्घ में बदल जाता है, दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। क्या नियम, विसर्ग के बाद अगर रो आता है तो विसर्ग हट जाता है, और जो ह्रस्व स्वर रहता है वो अपने दीर्घ में बदल जाता है, दूसरे के नहीं, अपने ही दीर्घ में बदल जाता है। जैसे ह्रस्व ई हुआ, ह्रस्व उ हुआ, तो वो दीर्घ में बदल जाता है। ठीक है ना। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है पहला, नीरज, नीरज। आइए इसके वर्तनी को लिखते हैं, नौ दीर्घ ई, र और स्वर उसके साथ, ज और अ स्वर, नीरज। आप ध्यान दीजिए कि कहां पर जो है विकार है, तो ये देखिए, ये र के ठीक पहले दीर्घ ई है, इसका मतलब कि विकार यहीं पर है ना। ये क्या हुआ है, दीर्घ ई क्यों हुआ है कि ये विसर्ग के बाद र है, विसर्ग के बाद र है, और विसर्ग से पहले ह्रस्व है, वही ह्रस्व अपने दीर्घ में बदला है। ठीक है ना, ये बात स्पष्ट हुआ। अब और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो और समझिएगा। ये दीर्घ ई जो है, ये अब ऐसे समझिए, थोड़ा उल्टा हम लोग समझते हैं। दीर्घ ई जो है, दीर्घ ई नहीं है, ये क्या है, ये ह्रस्व ई और विसर्ग है, ये ह्रस्व ई और विसर्ग है, और उसके ठीक बाद रो है। तो नियम यही कहता है कि ह्रस्व के बाद
ये विसर्ग के बाद र है, तो विसर्ग के बाद र है, तो विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है वो अपने दीर्घ में बदलता है, इसीलिए ये दीर्घ में बदला और विसर्ग का लोप हो गया। यहां पर लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, उतार लीजिएगा कॉपी में। यदि विसर्ग के बाद र आए तो, विसर्ग के बाद ठीक र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप माने छिपना, छिप जाता है, लोप हो जाता है। और विसर्ग के पूर्व, उससे पहले वाला स्वर जो ये है, ये दीर्घ में बदल जाता है। बात स्पष्ट हुई? दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे, ठीक है ना। तो ये आप क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 9 के साथ। यही वर्तनी लिखने का यही लाभ है, बेनिफिट है। ये 9 के साथ ह्रस्व ई को ले जाके जोड़ेंगे। ये दीर्घ था, ये हट गया, ठीक है। अब इसके बदला में क्या हुआ, इस दीर्घ ई के बदला में ह्रस्व ई को जोड़े 9 के साथ, तो नी, और उसके साथ आ गया विसर्ग, क्योंकि बाद में र है ना, ये विसर्ग। तो नि धन रज, र, ये र जाकर के और से पहले जुड़ा, र और जो अ, रज। अब ऐसे और स्पष्ट हो गया। देखिए यहां पर ये विसर्ग है, ये विसर्ग है और ये र है, ठीक है ना। तो ये विसर्ग का लोप होगा, ये लोप हो गया। लेकिन इसके पहले वाला जो ये ह्रस्व है, ये क्या हुआ, दीर्घ में परिवर्तित हो गया, दीर्घ में बदल गया, ठीक है। क्लियर? आइए अब आइए दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा, अरे नियम नहीं, ये एग्जाम्पल, उदाहरण, हमने गलती बोल दिया, नियम कह दिया, एग्जाम्पल। नियम तो हम लोग 5 पढ़ रहे हैं। नीरव, नीरव, तो इसकी वर्तनी को हम लोग लिख लें, नौ दीर्घ ई, र, औ उसके साथ स्वर व और व का अ स्वर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये दीर्घ है, ठीक ऐसे जैसे यहां पर बदला हुआ वही यहां पर हो जाएगा। ये दीर्घ नहीं है, इसको ये मान लीजिए कि ये दीर्घ नहीं है, क्योंकि इसके बाद र है। तो ये ह्रस्व है और क्या है, विसर्ग है, ठीक है ना। और ये रो, अब फिर उसको हम लोग लिखते हैं, ये 9 के साथ ह्रस्व ई को लगा दिए और इसके साथ विसर्ग आकर के लग गया। रो जो है ओ से पहले जाकर के लगा, है ना, तो रो को एक उच्चारण मिल गया, रो, और वो के साथ ओ स्वर है तो वो उसको भी उच्चारण मिल गया। तो निधन रो, है ना, नीरो। आई बात क्लियर, एकदम स्पष्ट। तो आज हम लोगों ने संधि में विसर्ग संधि के नियम 3, 4 और 5 को समझा, है ना। अब अगली वीडियो में अगले और नियम आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।